तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिफंड। अब रिफंड का मतलब तो आप समझ सकते हो शब्द से ही, आप गवर्नमेंट से कोई पैसा लेने वाले हो तो कुल मिला के सबसे मेन चीज तो यही आती है कि गवर्नमेंट से आप कौन सा पैसा वापस मांगोगे। रिफंड का मतलब क्या होता है? वापस लेना। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार आप गवर्नमेंट को दे चुके हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तभी उस पैसे को वापस मांगोगे आप। ठीक है, तो रिफंड का मतलब होता है अगर हम कोई अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं और वो अमाउंट अगर हमें वापस मिल रही है तो उसे हम कहते हैं रिफंड। तो कभी भी ध्यान रख लेना, जितना अपने जेब से पैसा गया है उससे ज्यादा कभी भी आपको रिफंड नहीं मिल सकता है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, जितना पैसा गया है उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको कोई प्रोविजन अलाउ नहीं करेगा ज्यादा लेना। तो रिफंड का सिंपल सा मतलब अमाउंट ऑलरेडी पेड if eligible for refund will be granted to the applicant। सेक्शन देख लो एक बार कौन कौन से हैं चैप्टर में। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कभी कभी इंटरेस्ट लगा के मिलता है, वो अलग इश्यू है ना। इंटरेस्ट तब मिलेगा आपको रिफंड पे जब कोई डिले किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, वो अलग चीज है। रिफंड का मतलब क्या है? वो तो है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, वो रिफंड थोड़ी है। इंटरेस्ट ऑन रिफंड इज नॉट रिफंड। मैं रिफंड की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी चैप्टर में आएगा वैसे आने को, कि जब आपको रिफंड मिल रहा होगा क्या उस पर कोई इंटरेस्ट भी मिलेगा क्या। चलो अब सेक्शन देखो, आपको देखने हैं 54 से लेके 58 तक। सेक्शन नंबर 54 रिफंड ऑफ टैक्स का है, तो सारी प्रोसेस इसमें बता रखी है। आपको रिफंड लेना है तो क्या करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 55 बोल रहा है कुछ स्पेशल केसेस में रिफंड। सेक्शन नंबर 56 बोल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। अगर आपको रिफंड डिले मिलता है तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या, क्योंकि हम भी टैक्स लेट पे करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे भी इंटरेस्ट लेती है। तो उल्टा भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें रिफंड लेट मिले तो गवर्नमेंट भी हमें इंटरेस्ट पे करे। 57 बात कर रहा है कंज्यूमर वेलफेयर फंड की, और 58 बात कर रहा है ये जो फंड बनाया जाएगा 57 सेक्शन में, इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात। दूसरी बात बहुत टेक्निकल भी है, कहीं कहीं पे जाओगे तो थोड़ी टेक्निकल चीजें हमें देखने को मिलेगी, तो अच्छे से देख लेना। रूल्स का इंडेक्स दे रखा है आपको, जहां जहां रूल यूज आएंगे हमने यूज कर रखे। चलो सबसे जो पहला सेक्शन आएगा इसमें वो है टाइम लिमिट टू क्लेम रिफंड। ठीक है, रिफंड किसका मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आएगी। सबसे पहली बात ये आती है कि रिफंड आप लेोगे कब। किसी भी अमाउंट का अगर आपको रिफंड लेना है, ठीक है, तो वो रिफंड आपको क्या गवर्नमेंट अपने आप दे देगी या फिर आपको गवर्नमेंट से क्लेम करना पड़ेगा। सोच के बताओ, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट खुद देने के लिए तैयार होगी क्या? ओके, तो आपने कहा कि क्लेम करना पड़ेगा, अपने आप रिफंड नहीं मिलेगा, तो परफेक्ट आंसर है हमें रिफंड लेना पड़ेगा हमेशा के लिए। अगर कोई रिफंड ऐसा भी बन रहा होगा ना जो कि इम्प्लाइड है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी हमें गवर्नमेंट को एक फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट हमें रिफंड देती है, उससे पहले रिफंड नहीं देती। तो रिफंड कब हमें अप्लाई करना है उसके लिए हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 54(1) एंड सेक्शन 54(2). ठीक है, तो एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली कि हमें अप्लाई कब करना है। 54(1) क्या बोल रहा है देखो, सीजीएसटी एक्ट का, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम। तो यहाँ ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट वो नहीं है जो रिफंड के ऊपर मिलने वाला है। लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है कि आपको ये कौन सा इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट बात कर रहा है कि आपने मान लो कभी 10,000 रुपए पे किए थे, 10,000 के ऊपर मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट भी पे किया था 100 रुपए का, तो
आप 10,100 का रिफंड मांग रहे हो गवर्नमेंट से, इस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। मैं इस बात नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट इस 10,100 को डिले करेगी तो इंटरेस्ट हम मांगेंगे। वो इंटरेस्ट के लिए कोई रिफंड फॉर्म नहीं भरना हमें, वो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि वो रिफंड नहीं है। टेक्निकली बोलूं तो वो रिफंड नहीं है, वो रिफंड डिले होने की वजह से इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हमें कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मैं मेक एन एप्लीकेशन, तो हमें एक एप्लीकेशन देनी होती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आपको याद रखना है कि रिफंड के लिए हमें कब अप्लाई करना होता है, 2 साल के अंदर अंदर। अब आप बोलोगे कहां से 2 साल, तो 2 साल हमें लेने हैं रेलेवेंट डेट से। ये रेलेवेंट डेट क्या होती है, यही सबसे खास बात है इस सेक्शन की। तो हमें हर केस में, क्योंकि देखो रिफंड अलग अलग केस में मिलेंगे, कभी एक्सपोर्ट का रिफंड मिल रहा होगा, कभी आईटीसी का रिफंड मिल रहा होगा, कभी इनवर्ट सप्लाई का रिफंड मिल रहा होगा, हर केस में अलग अलग रेलेवेंट डेट होती है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि एक रेलेवेंट डेट हम आपको बताएंगे, वहां से 2 साल में आपको अप्लाई करना है। अगर आपने 2 साल में अप्लाई नहीं किया तो भूल जाना रिफंड, भले ही आपका कितना ही जेन्युइन केस हो। अगर आपने 2 साल में अप्लाई नहीं किया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के 2 साल के लिए वेट किया है। 2 साल तक आप मांगोगे रिफंड तो ठीक है, अदरवाइज वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बोल रहा है इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में हम पढ़ेंगे कौन से फॉर्म में अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। तो रूल नंबर 89(1) इससे रेलेवेंट है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है हमें, RFD01। क्या ये फॉर्म याद करना है? हाँ जी, ये फॉर्म हमें याद करना है। ठीक है, यही तो बेस है इस चैप्टर का। आपको कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, RFD01। लेकिन 2 केस में ये फॉर्म काम नहीं आएगा। कौन से 2 केस में? एक तो जब आप रिफंड मांग रहे होंगे सेक्शन 55 वाली एंटिटीज के लिए। तो सेक्शन 55 की एंटिटीज आप ऑलरेडी जानते हो, वैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था UIN का, आ रहा है दिमाग में? UIN, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। कोई बता सकता है मुझे क्या स्पेशल था यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले लोगों के लिए, क्यों उन्हें UIN लेना पड़ता था? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पेन नहीं था इज रॉन्ग आंसर। पेन नहीं होता तो 2 लोगों को ही रजिस्ट्रेशन मिलता है, एक था NRTP और एक TDS TCS। रिफंड ऑफ इनवर्ट सप्लाई, एम्बेसीज ITC लेने के लिए, उनके लिए उनको ITC का रिफंड। चलो, आपने जो बोला है भावनाएं अगर आपकी समझू तो सही है, बाकी कुछ टेक्निकल शब्द गलत लिखे हैं आपने। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक फॉरेन एम्बेसी है इंडिया में, है ना, उसने सपोज AC परचेज किया, अच्छा AC छोड़ देते हैं, वो कैपिटल गुड्स में आता है। उसने सपोज कुछ इनवर्ट सप्लाई यूज की है या सर्विसेज ली है उसने, और सर्विसेज पे GST लगाया 1 लाख का। तो पहली बात तो ये, क्या उसका ITC लेगा? क्या वो नहीं लेगा? ITC उसे अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है जो टैक्सेबल है। तो वो ITC नहीं लेगा, पर उसने जो 1 लाख का GST पे किया है उसको क्या वो रिफंड अलाउड है क्या? हाँ, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसे रिफंड अलाउड है। तो ध्यान रखना, वो जो रिफंड मांग रहा है वो ITC का रिफंड नहीं मांग रहा है, वो रिफंड मांग रहा है टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई। बात एक ही आप बोलोगे तो, पर टेक्निकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। ITC क्लेम करना अलग चीज होता है और इनवर्ट सप्लाई पे GST पेड का रिफंड लेना अलग बात है। तो हम बोल रहे हैं जब ये सेक्शन 55 वाली एंटिटीज रिफंड मांगेगी तो इनके लिए जो फॉर्म होगा वो होगा RFD10। ठीक है, इनको RFD1 फॉर्म नहीं भरना, इनको RFD10 फॉर्म भरना है। ओके जी। दूसरा किसके लिए अप्लाई नहीं होता ये RFD01? ये अप्लाई नहीं होता रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्यों नहीं होता उसका भी लॉजिक बताता हूं आपको। जब आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स को, बताओ गुड्स जब एक्सपोर्ट होते हैं तो उसका वेरिफिकेशन क्या GST डिपार्टमेंट करता है या कस्टम्स डिपार्टमेंट करता है? कस्टम्स डिपार्टमेंट करता है। तो ये एक मात्र ऐसा केस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जहां हमें रिफंड GST डिपार्टमेंट नहीं देगा, हमें रिफंड कौन देगा?
हमें रिफंड देगा, रिफंड फ्रॉम कस्टम्स डिपार्टमेंट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे भी RFD 01 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि RFD 01 तो GST की वेबसाइट पे जाता है और GST डिपार्टमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कुल मिला के कि RFD 01 फॉर्म किस किस को फाइल नहीं करना है, या हम बोल सकते हैं RFD 01 के अलावा रिफंड क्लेम करना है किन लोगों को। ठीक है, तो 2 केस याद रखना है यहाँ पे। चलो आगे, फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54(1). तो नॉर्मल याद करो, पहला पॉइंट, किसी को भी रिफंड मांगना है तो वो अप्लाई करेगा रिफंड क्लेम में, किसी भी फॉर्म में, स्पेसिफाइड फॉर्म में, जो कि नॉर्मली RFD 01 है। कुछ स्पेसिफिक केस में वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। चलो, कितने टाइम में अप्लाई करना है? रेलेवेंट डेट से 2 इयर्स में अप्लाई करना है। कस्टम के लिए फॉर्म नहीं होता, कस्टम में जब हम शिपिंग बिल देंगे ना, उसी के अंदर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसी को रिफंड फॉर्म मान लिया जाता है। ठीक है, तो हमें बोल रहा था आपको 2 साल में रेलेवेंट डेट से अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं हम एक स्पेशल ट्रांजेक्शन की, वो बात कर रहे हैं हम रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये आपको मैंने सेक्शन 49 पढ़ाते वक्त भी बोला था कि जो कैश लेजर में बैलेंस है, क्या उसका हम रिफंड ले सकते हैं क्या? आपको याद हो तो वहां पे एक पॉइंट आया था, ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर। कैश लेजर का रिफंड कभी भी ले सकते हो, क्रेडिट लेजर का रिफंड मांगने के लिए आपको सेक्शन 54 देखना पड़ेगा। रिमेंबर, याद है आपको? हाँ जी। तो देखो, जब कैश लेजर का आप रिफंड मांग रहे हो ना, तो कैश लेजर का रिफंड मांगने के लिए इन्होंने बोला है कि वो रिफंड आप रिटर्न भरते वक्त मांग सकते हो, उसके लिए अलग से कोई भी रिफंड एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। कौन सी रिटर्न भरते वक्त? सेक्शन 39 की रिटर्न भरते वक्त। बताओ सेक्शन 39 में कौन सी रिटर्न भरते हैं हम? GSTR 1 इज रॉन्ग, वो सेक्शन 37 में फाइल होती है। GSTR 3B इज राइट। तो इसमें तो बहुत सारी थी, रेगुलर वाले के लिए GSTR 3B थी, कंपोजिशन वाले के लिए GSTR 4 थी, NRTP के लिए GSTR 5 थी, सबके लिए अलग अलग थी ना। तो ये सबकी बात कर रहा है, ये केवल रेगुलर स्कीम को थोड़ी मिलेगा। कैश लेजर तो सबके होते हैं, कोई भी अपने कैश लेजर का रिफंड मांग सकता है। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिकली जो है वो बता देता हूँ। प्रैक्टिकली GSTR 3B फॉर्म आपको पता है समरी फॉर्म होता है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। पर थ्योरेटिकली तो आप यही बोलोगे कि भी रिटर्न में मांग सकते हैं। प्रैक्टिकली जब GSTR 3B देखोगे तो इसमें ऐसा कोई फॉर्म है ही, इसमें कोई कॉलम ही नहीं है जहां पे आप रिफंड मांगोगे। ठीक है, पर पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये 39 नॉर्मली उन्होंने GSTR 3 के लिए बोला था, है ना, और GSTR 3 में ये कॉलम था, पर GSTR 3 तो बंद है। क्लियर है ये बात? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कैश लेजर का रिफंड कैसे मांगना है आपको। कैश लेजर में अगर कोई बैलेंस है, उसका रिफंड आप रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब अगर रिटर्न भरते वक्त क्लेम कर सकता हूं, तो सोचो, क्या कैश लेजर का बैलेंस एक्सपायर हो जाता है क्या कभी, या वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है हर हर पीरियड के बाद? तो यहाँ पे कुल मिला के मैं बोलूंगा देयर इज नो टाइम लिमिट टू क्लेम रिफंड। तो देखो, दोनों में फर्क आ गया। जब हम अदर रिफंड्स मांग रहे होंगे तो हमें 2 साल में अप्लाई करना जरूरी है, जबकि जब कैश लेजर का रिफंड मांग रहा हूँ ना, तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन सीधा सा है, क्योंकि ये तो आपके रिटर्न भरते वक्त आपको क्लेम करना है, और जब भी आप रिटर्न भरोगे तो कैश लेजर में तो बैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, तो आप तब उसको क्लेम कर सकते हो। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो रेफर सेक्शन 54(13). ये स्पेशल केस की बात कर रहा है, CTP NRTP। आपको पता है ये लोग स्पेशल होते हैं। देखो, CTP NRTP में आपको याद हो, CTP और NRTP को रजिस्ट्रेशन लेते वक्त क्या कोई एडवांस टैक्स देना होता है क्या? एडवांस में टैक्स देना होता है या नहीं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने एडवांस टैक्स दिया 2 लाख रुपए का, और रजिस्ट्रेशन सपोज इन्होंने लिया है 30 डेज का। मैक्सिमम कितने दिन का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ये? 90 प्लस, और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 2 लाख का टैक्स दे दिया। अब हुआ क्या, या इसको 30 की जगह में ज्यादा कर देता हूँ आपको, 60 कर देते हैं इसको।
एडवांस टैक्स दिया था 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए के एडवांस टैक्स के बाद मान लेते हैं इसने अपनी फर्स्ट रिटर्न भरी, पहली रिटर्न भरी होगी इसने। पहली रिटर्न भरते वक्त मान लेते हैं इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई 4 लाख की, लेस आईटीसी भी किया होगा इसने। आईटीसी सपोज इसने 3.5 लाख का लेस किया, तो 50,000 की इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्या इसको 50,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे क्या, बताओ? क्या इसको 50,000 का टैक्स का पेमेंट करना है क्या? नहीं, एडवांस टैक्स में इससे ही तो यूटिलाइज होगा वो। तो देखो यहाँ पे अमाउंट यूटिलाइज हो जाएगा लेस एडवांस टैक्स यूटिलाइज्ड। कितना एडवांस टैक्स यूटिलाइज होगा इसमें? 50,000। तो अभी कितना बैलेंस बचा? 1.5 लाख। क्या मैं 1.5 लाख का रिफंड मांग सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि आपने तो ये कहा था ना कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है उसका रिफंड कभी भी मांगा जा सकता है। लॉजिकली सोच के बताओ, क्या यहाँ पे रिफंड मांग लूं क्या 1.5 लाख का? क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है ये अमाउंट जो एडवांस टैक्स मैंने पे किया था। लॉजिकली सोचोगे तो हाँ या ना? आपने कहा ना, ठीक है ना, नहीं मांग सकते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सेकंड रिटर्न भर रहा है ये अपनी, और सेकंड रिटर्न इसकी लास्ट रिटर्न है। ये इसकी लास्ट रिटर्न है। अगेन लास्ट रिटर्न में क्या होगा, देखो लास्ट रिटर्न में इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी। मान लेता हूँ 6 लाख की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, और इसके पास आईटीसी भी है। ये आईटीसी है इसके पास 5 लाख रुपए का। तो 50,000 की इसकी 1 लाख की 1 लाख की इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई, जो कि इसने अपने एडवांस टैक्स से यूटिलाइज कर ली। ठीक है, तो कुछ पे नहीं करना है इसको, 0। एडवांस टैक्स कितना बच गया? 50,000। क्या ये 50,000 का जो बैलेंस है इसका रिफंड अब मांगना लॉजिकल है या नहीं है? तो बस सिंपल सी बात है, इसको 50,000 का अब अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, ये रिफंड कौन सी रिटर्न में मांगेगा? ये कैश लेजर का रिफंड के लिए क्या अलग से एप्लीकेशन देनी है या रिटर्न में मांग सकते हैं हम? कैश लेजर के रिफंड के लिए हम रिटर्न में मांग सकते हैं या फिर अलग से एप्लीकेशन देनी है? रिटर्न में मांग सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब रिटर्न फाइल करेंगे रिटर्न में ही क्लेम कर लेंगे, रिटर्न में क्लेम कर लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? रिटर्न में ऑप्शन नहीं आता। हाँ बोलो, रिटर्न में ऑप्शन नहीं आता तो कैसे करेंगे? हाँ जी, रिटर्न में ऑप्शन नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, RFD 01 फॉर्म भर के तो ले ही सकते हैं। ठीक है, RFD 01 भर के तो ले ही सकते हैं, ये तो एक ऑप्शन है। देखो लैंग्वेज पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम, तो वो इससे भी क्लेम कर सकता है और RFD 01 से भी क्लेम कर सकता है। तो मिल रहा है अमाउंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो क्या बोल रहा है, दे कैन क्लेम रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देयर लास्ट रिटर्न। अच्छे से ध्यान रखनी है इस बात को। यहां तक क्लियर है? सारे नए टॉपिक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है ना, टाइम आपको एकदम अच्छे से फोकस करके देखना है। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही बातें थी, क्लेम कौन से फॉर्म में करना है, कब क्लेम करना है। रिफंड इंक्लूड्स बोल रखा है, रिफंड का मतलब क्या? तो कुछ यहाँ पे बोला है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वो केवल और केवल इंडिकेटिव लिस्ट है। तो बोल रहे हैं इन चीजों के रिफंड की तो है ही बात, इनके अलावा भी बहुत से रिफंड होते हैं। कौन कौन से? पहला, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये तो अपने को क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करना है कि हमें कौन कौन से अमाउंट का रिफंड मिलेगा। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं रिफंड जब भी मिलेगा तो 2 साल में मांगोगे आप। तो एक तो बोल रहा है जीरो रेटेड सप्लाई के रिफंड हमें मिलेंगे। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है हमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो हमने यूज की है जीरो रेटेड सप्लाई देने में, उसके भी रिफंड मिलेंगे। थर्ड बोल रहा है रिफंड ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो अभी ज्यादा इस पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं हो रहा, ये लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54(3). तो एक बार के लिए केवल रीड किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये देख लेते हैं हम कि 2 साल कहाँ से हमें काउंट करने हैं, क्योंकि 2 साल में अगर हमें रिफंड लेना है तो कहाँ से 2 साल काउंट होंगे, ठीक है। देखो जैसे ही आप ये रेलेवेंट पढ़ोगे तो आपको कुल मिला के केस भी पता लगते रहेंगे कि कौन कौन से केस में रिफंड मिल रहा है, उसी की तो रेलेवेंट डेट की बात कर रहे हैं हम। तो एक एक पॉइंट पे चलते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such goods। तो देखो यहां पे रिफंड किस चीज का मांग रहे हो आप मांग रहे हो एक्सपोर्ट, जब गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो आपने टैक्स दिया है उसका, या फिर जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज की हैं उसका। अब देखो आपको 2 साल में एप्लीकेशन लगानी है, कहां से 2 साल में एप्लीकेशन लगानी है। पहला, इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय सी और एयर। माइक बंद करना अपना। तो एक्सपोर्ट होने के क्या क्या तरीके होते हैं, कितने मोड होंगे? एक तो बोल रहे हैं सी या एयर से एक्सपोर्ट होगा, एक लैंड से एक्सपोर्ट होगा, एक बाई पोस्ट होगा, ठीक है। ये तरीके हमारे पास। जब सी और एयर से एक्सपोर्ट हो रहा हो तो क्या देखना है आपको, डेट ऑन विच द शिप और एयरक्राफ्ट इन विच सच गुड्स आर लोडेड लीव्स इंडिया। तो कुल मिला के आप बोलोगे जब 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर जाती है आपकी शिप या एयरक्राफ्ट, उस दिन आप एलिजिबल हो जाते हो रिफंड लेने के लिए, और उसी दिन से 2 साल के अंदर अंदर हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड, तो सिंपल, डेट ऑन विच सच गुड्स पास द फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, कस्टम फ्रंटियर मतलब बॉर्डर होता है। बॉर्डर को जिस दिन पार कर जाएगा हमारा व्हीकल, उस दिन हम एलिजिबल हो जाते हैं रिफंड लेने के लिए, तो वहां से 2 साल। अगर बाई पोस्ट जा रहा है तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय द पोस्ट ऑफिस कंसर्न्ड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जिस दिन पोस्ट ऑफिस गुड्स डिस्पैच कर देगा वहां से 2 साल। तो एक केस आपको यहाँ पता लग जाना चाहिए कि एक्सपोर्ट करते वक्त हमें क्या मिलता है, रिफंड, ठीक है। ये वापस भी डिस्कस होंगे, केवल यहां से क्या करोगे आप, थोड़ा सा दिमाग में डबलिंग हो जाएगी आपके, अभी भी ध्यान रख लोगे, बाद में दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आ रहा है, जब एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का तो हम क्या ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं जो ड्यूटी हमने पे की है उसका, ठीक है। बाकी इन पे जो इंडिविजुअल कंडीशन अप्लाई होती है वो हम पढ़ेंगे अलग अलग। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो आप उन पे जो टैक्स पे करोगे उसका आप रिफंड ले सकते हो, और उसके लिए 2 साल में अप्लाई करना है। कहां से अप्लाई करना है वो हमने देखा है। तो एक क्वेश्चन और अगर मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ आपको, क्या एक्सपोर्ट करते वक्त आईजीएसटी पे करना है, हाँ या नहीं, यस और नो। रिफंड ऑफ टैक्स पेड एंड टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज समझा दो। इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मतलब सिंपली आपकी जो इनवर्ट सप्लाई पे आपने आईटीसी लिया होगा उसका रिफंड भी मांग सकते हैं हम, और यहाँ पे आप अपने आउटपुट टैक्स का भी मांग सकते हो, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी अच्छे से, हर केस को डिटेल में देखेंगे। अभी तो केवल आप ध्यान रखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते वक्त 2 साल की टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट करनी है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका रिप्लाई कोई कर सकता है क्या, क्या एक्सपोर्ट करते वक्त आईजीएसटी पे करना पड़ता है, हाँ या ना। ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। दक्षिता ने सही कहा है, और भी किसी ने कहा था, एक दीपक ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये बात नई नहीं है आपके लिए, ये आपने जब इनवॉइस पढ़ा था वहां भी पढ़ा था। मैंने इनवॉइसिंग पढ़ाते वक्त भी आपको बोला था जब भी एक्सपोर्ट करते हैं
तो इनवॉइस पे ये चीज लिखनी होती है कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है। इसका मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आईजीएसटी पे करना ये भी है और नहीं करना ये भी है। क्लियर? तो रिफंड तो दोनों ही केस में अलाउड है, पर अलग अलग चीज का रिफंड अलाउड है, वो हम बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट बी पॉइंट, in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods। deemed exports क्या होते हैं? कभी वर्ड सुना है ये आपने? deemed exports पर एक्सपोर्ट तो टैक्स फ्री होता है ना। हाँ जी, टैक्स फ्री क्यों होता है? वो कहां पढ़ा आपने टैक्स फ्री होता है एक्सपोर्ट्स? कस्टम्स में पढ़ा या जीएसटी में पढ़ा? हाँ जी दीपक, एक्सपोर्ट्स टैक्स फ्री होते हैं, ये कहां पढ़ा आपने? यश ने पूछा था कस्टम में पढ़ा। तो हम तो कस्टम ड्यूटी की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी में भी टैक्स फ्री ही होगा अल्टीमेटली। तो जब मैं बोल रहा हूं आपको दो ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि बिना टैक्स के एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये तो टैक्स फ्री हो गया। दूसरा वो बोल रहे हैं आपको एक्सपोर्ट कर दो, पेमेंट कर दो और पेमेंट का भी रिफंड ले लो, तो ये भी तो टैक्स फ्री हो गया। तो हालांकि आपने जो बोला है वो तो आपने कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोला है, पर वो बात यहाँ भी लागू होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था, कई बार आप कुछ बोलते हो वो तुक्का लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो बोला है वो तुक्का लग गया, पर सही है वो। तो टैक्स फ्री है, पर अल्टीमेटली जरूरी नहीं है भेजते वक्त ही टैक्स फ्री हो। ओके जी, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको पूछा, किसी को मालूम है? हाँ जी, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक्चुअल में हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। वर्ड को तोड़ोगे तभी समझ में आ जाएगा, डीम्ड और एक्सपोर्ट। हम एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, पर मैं जिसको दे रहा हूं वो आगे क्या करेगा, एक्सपोर्ट करने वाला है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हर केस कवर होगा, इसकी कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है, उन लिस्ट को ही हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। पर कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, अगर ए ने बी को सप्लाई की है और बी आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बी जो कर रहा है वो तो है एक्सपोर्ट, और ए जो कर रहा है ना वो है डीम्ड एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट पे हमें रिफंड मिलेगा, ये तो हमने देख लिया। क्या डीम्ड एक्सपोर्ट पे भी रिफंड मिलेगा क्या? हाँ जी, इस पे भी रिफंड अलाउड है, डीम्ड एक्सपोर्ट पे भी रिफंड अलाउड है। तो अगर रिफंड अलाउड है तो अप्लाई कब करना है? डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। क्या रिटर्न में अप्लाई करना है क्या? मैं बोल रहा हूं कि इसने, ए ने अप्रैल मंथ में डीम्ड एक्सपोर्ट किया, बताओ अप्रैल की रिटर्न कब भरेगा वो? अप्रैल की जीएसटीआर 3B कब भरेगा वो? 20 मई को। क्या 20 मई वाली रिटर्न में अप्लाई करना है क्या इसको रिफंड के लिए? हाँ या ना? क्या 20 मई वाली रिटर्न में इसको रिफंड के लिए अप्लाई करना है क्या? हाँ या ना? दक्षिता ने कहा लास्ट रिटर्न में इज रॉन्ग आंसर। डीम्ड एक्सपोर्ट का एग्जांपल नहीं, डीम्ड एक्सपोर्ट का एग्जांपल ही तो दे रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा, ए ने बी को सप्लाई की और बी आगे एक्सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, टेक्निकली डीम्ड एक्सपोर्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, लॉजिक ये सिंपल सा। तो यही तो एग्जांपल है, ए ने बी को जो दिया है ना यहाँ पे, ये डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई तो करो फटाफट। क्या जीएसटीआर 3B 20 मई को रिफंड क्लेम करना है क्या, या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट से 2 साल में अप्लाई करना है, 2 साल में। तो ये जो डेट है ना 20 मई, इस 20 मई से 2 साल में आप अप्लाई कर सकते हो। कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है? कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है? RFD 01 में, वेरी गुड, RFD 01 में अप्लाई करना है। ठीक है, RFD 10 जो लिख रहा है, RFD 10 के लिए नहीं है ये।
मैं बात कर रहा हूँ डीम्ड एक्सपोर्ट्स की। RFD 10 तो मैंने अभी आपको बोला था ना, एक स्पेसिफिक केस था, यूनाइटेड नेशन और एम्बेसी वाला। ठीक है, तो चलो 2 पॉइंट हो गए। तो हमें पता लगा, एक तो हमें जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तब रिफंड मिलते हैं, एक जब हम डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो रिफंड मिलते हैं। आप क्या बोल रहे हो सर, दोनों को रिफंड कैसे का एग्जांपल दे दो? दोनों को रिफंड कैसे मतलब, देखो ए बी से टैक्स चार्ज कर रहा है ना, ए तो क्या कर रहा है, बी से टैक्स चार्ज कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख का टैक्स चार्ज कर रहा है और बी इसका कोई आईटीसी भी नहीं ले रहा, तो 1 लाख टैक्स पहुंच गया ना गवर्नमेंट के पास, तो ए बोल रहा है मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट की है, और डीम्ड एक्सपोर्ट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए आप टैक्स रिफंड देते हो तो मुझे भी दे दो। तो 1 लाख जो हमने गवर्नमेंट को दिए थे वो गवर्नमेंट से वापस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी ने इसका आईटीसी नहीं लिया, ठीक है। अब बी ने कर दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते वक्त मान लेते हैं बी ने 2 लाख का टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब बी भी बोल रहा है कि मैंने एक्सपोर्ट किया है, मैंने आपको 2 लाख का टैक्स दिया है, वो मुझे वापस दे दो। तो कुल मिला के मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाते ही बता दिया, आप रिफंड उसी अमाउंट का मांग सकते हो जो आपने एक्चुअल में पे किया है। तो देखो सिंपल सी बात, 1 लाख ए ने पे किए थे, उसने रिफंड मांग लिया, 2 लाख बी ने पे किए, उसने रिफंड मांग लिया। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? आईटीसी नहीं लेगा जब ही तो मिलेगा। हाँ जी, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको बोला ना, एक सिंपल सा लॉजिक याद करोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने बोला जो पे करोगे उसी का रिफंड ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सपोज आईटीसी ले ली है ना, आईटीसी अगर इसने ले ली और इसको रिफंड मिल गया तो क्या डबलिंग नहीं होगी क्या वो? ठीक है, तो ऐसी डबलिंग अलाउड नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि रिफंड कैसे मिलेगा, मैं आपको ये सारे केस अलग अलग पढ़ाऊंगा। मैं अभी केवल बात कर रहा हूँ कि अगर इस केस का रिफंड है तो वो अप्लाई कब करना है। ठीक है, तो अभी उस चीज पे मत जाओ आप कि वो रिफंड कैसे मिलेगा, अपन तो केवल और केवल अभी टाइम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। सर बी से पहले वाले एक ही सप्लायर को देखना है कि हाँ जी, एक को ही देखना है, उससे पहले वाले को डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं बोलते हम। इस वाली सप्लाई को एक वर्ड दिया जाता है, आपको शायद मैंने पहले भी बोला था, इस वाली सप्लाई को हम पेन अल्टीमेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। आया क्या याद? पेन अल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो जो एक्सपोर्ट है उससे जस्ट पिछली वाली जो सप्लाई है ना, उसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट, और वही डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है जीएसटी एक्ट के अंदर। ओके यहां तक? अब ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। In the case of services export out of India, where a refund of tax paid is available in respect of services themselves, or as the case may be, the input or input services used in such services. तो अगेन पॉइंट आ गया, ऊपर पॉइंट था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अब बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट करो या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करो, रिफंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सर्विस एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पे कोई कंडीशन आ जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो सर्विस एक्सपोर्ट करते वक्त हमें रिफंड मिलेगा, पर अगेन वही क्वेश्चन आता है, रिफंड अप्लाई कब करना है? तो मैं बोलूंगा रेलेवेंट डेट से 2 साल में अप्लाई करना है। रेलेवेंट डेट क्या होगी? और रेलेवेंट डेट का भी वन वर्ड में लॉजिक बोलू ना आपको, एक वर्ड में अगर हम बोले रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है, रेलेवेंट डेट का अगर लॉजिकल आंसर दें तो, बाकी तो आपको याद रखनी है सारी, लॉजिकल अगर इसका आंसर है तो वो बहुत इजी है, वो है व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। अब देखो आप एलिजिबल कब होगे रिफंड के लिए, है ना, रिफंड के लिए एलिजिबल कब हो गए आप? तो मैंने बोला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जब होता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में एलिजिबल कब हो गए? जब एक्सपोर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए या जब वो इंडिया को लीव कर दे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आपका एक्चुअल में रिफंड ड्यू हो जाएगा। रिफंड ड्यू कब होगा? जब सर्विस कंप्लीट मान ली जाएगी। तो गुड्स के केस में तो एक्सपोर्ट कब मान लिया जाता है? जब आपका कन्वेंस इंडिया को लीव कर देता है। पर सर्विस के केस में कोई फिजिकली सर्विसेज तो जाती नहीं है, वहां पे एक्सपोर्ट कब माना जाता है? जब आपको पेमेंट मिल जाता है अपनी सर्विस का और आपने सर्विस भी दे दी।
तो कुल मिला के दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर बात करूं ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो कब सर्विस कंप्लीट मानी जाती है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब मानी जाती है? क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट। तो सर्विस देना एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, कोई एडवांस पैसा आना वो भी सर्विस नहीं माना जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा? दोनों चीजें पूरी होने पे। आपने सर्विस भी दे दी प्लस पेमेंट भी रिसीव हो गई। आई बात समझ में? तो मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो आपने किसी फॉरेनर को सर्विस तो दे दी 10 लाख की, पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया, क्या आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो रहे हो क्या? हाँ या ना? नहीं हो रहे, तो यहां से आपके 2 साल काउंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। सर्विस का एक्सपोर्ट कब माना जाएगा? जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर है आपको? दोनों चीजें जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन सर्विस का एक्सपोर्ट माना जाएगा, और अगर उस दिन एक्सपोर्ट है तो वहीं से 2 साल मुझे काउंट करने। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आपको अब समझ में आ जाएगा। पहला बोल रहा है, वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस हैड बीन कंप्लीटेड प्रायर टू द रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। मतलब आपने, मैं बोल रहा हूं, अप्रैल में तो सर्विस दे दी थी और मई में पेमेंट आया है। बताओ, सर्विस की डेट से 2 साल गिनूं कि पेमेंट की डेट से? अप्रैल में सर्विस दी थी, मई में पेमेंट आया, तो पेमेंट की डेट से 2 साल गिनेंगे हम। वेरी गुड। तो देखो लिखा हुआ भी है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेयर परमिटेड बाई आरबीआई। वेरी गुड जी, लॉजिक आपको समझ में आ गया, तब आपने आंसर दे दिया परफेक्टली। दूसरी बात, यहाँ डेट से चलेंगे हम, मंथ से नहीं चलेंगे। अगर पेमेंट मई में आया तो आप ये मत बोलना कि मई से 2 साल, नहीं, उस डेट से। अगर 15 मई को पेमेंट आया तो 15 मई से 2 साल। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। वेयर पेमेंट फॉर द सर्विस हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या बोल रहे हैं, अप्रैल में तो पेमेंट आ गया प्रायर टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और मई में इनवॉइस इशू किया है मतलब सर्विस दी है। यहाँ पे इनवॉइस इशू करना मतलब सर्विस से। अब बताओ मुझे, क्या अप्रैल की डेट से, पेमेंट की डेट से 2 साल की इनवॉइस की डेट से 2 साल? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। इनवॉइस की डेट से 2 साल। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों ये ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें पूरी नहीं होगी तब तक आपकी सर्विस को एक्सपोर्ट काउंट नहीं किया जाता है। चलो 3 केस हो गए हमारे, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठता रहे। पहला केस था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, दूसरा केस था डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, तीसरा केस आ गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट तो कुल मिला के एक्सपोर्ट्स या डीम्ड एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं डी पॉइंट पे। इन केस वेयर द टैक्स बिकम्स रिफंडेबल एज ए कंसिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट। ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई जीएसटी डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट और आपके बीच में लड़ाई हुई, तो आप आगे जाते हो हायर अथॉरिटी के पास अपील करने के लिए। इससे रिलेटेड तो पूरा एक चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो आप हायर अथॉरिटी को अपील करते हो, तो आप तो सिंपल सा मान लो जीएसटी से लड़ाई हुई तो आपने अपील कर दी कोर्ट में। ठीक है, हालांकि रूट होता है, पहले अपीलेट अथॉरिटी पे जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, फिर कोर्ट पे जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन आया, हाई कोर्ट ने बोला आपको 5 लाख का रिफंड ग्रांट करते हैं हम, 5 लाख का रिफंड दे दिया जाएगा आपको। क्या हाई कोर्ट ने रिफंड के लिए बोल दिया, अपने आप रिफंड आ जाएगा क्या? हाँ या ना? क्या हाई कोर्ट ने बोला 5 लाख का रिफंड आपको ग्रांट होता है, अपने आप आ जाएगा, या फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे अगेन? क्या रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, तो कौन से फॉर्म में? वापस बताओ मुझे, कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है? RFD 01 एक ही तो फॉर्म है। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस की बात छोड़ो, नॉर्मली RFD 01 में करना है, RFD 01 बता दिया मैंने। ठीक है, कहां से 2 साल? अब ये जो मैं अप्लाई करूंगा ना RFD 01 में, ये कहां से होगा? तो अगेन वही बोल रहा हूँ, लॉजिक याद करो। आपको रिफंड ड्यू कब हुआ? आपको रिफंड ड्यू हुआ है जब इनका कोर्ट का डिसीजन आया। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन। तो आप खुद लिख सकते हो लॉजिक बना के, 90% तो वैसे आंसर सही होने वाला है आपका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार।
इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो आगे हम पढ़ेंगे अभी, जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होता है ना आपका, उसको दो केस में रिफंड अलाउड होता है। उसमें से एक केस तो एक्सपोर्ट का ही होता है, तो वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। एक केस होता है इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस केस में रिफंड कब मिलेगा आपको? इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर आप कोई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मांगते हो तो उसका रिफंड कब मिलेगा? तो अगेन वही रिटर्न वाला कंसेप्ट है। जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या कंसेप्ट था? रिटर्न वाला। यहाँ पे भी रिटर्न वाला। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं मान रहा हूं कि मैं मई 2019 की रिटर्न भर रहा हूं और मई 19 का मुझे रिफंड मांगना है, तो कहां से 2 साल में अप्लाई करूंगा मैं? 20 जून से 2 साल। 20 जून 19 से 2 साल मतलब 20 जून 21 तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ रिफंड के लिए। उसके बाद मेरा रिफंड कंसीडर नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, यहां तक ये समझ नहीं आया? ई वाला पॉइंट वो तो नहीं आएगा, मुझे पता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी आप ये नहीं पढ़ रहे कि रिफंड किस चीज का मिलेगा, आप तो केवल डेट याद करो। ठीक है, इन्वर्टेड रेटेड क्या होता है वो ऐसे कैसे समझ में आएगा बोलने से? आप तो डेट याद कर लो, कोई इश्यू नहीं है। इस डेट वाले कॉलम को जब ये सारे केस पढ़ लोगे तब एक बार दोबारा आके देखेंगे तो फटाफट से माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो केवल ध्यान रखो कि जब इन्वर्टेड रेटेड की बात करेंगे अभी हम आगे जाके सेक्शन 54(3) में, तो उसका जो रिफंड लेना है वो कहां से लेना है? रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल में हमें रिफंड लेना है। ठीक है। इन केस वे टैक्स इज पेड प्रोविजनली अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। ये कंसेप्ट तो आपको और भी कहीं पे होता है। जैसा क्या होता है, कई बार आप जीएसटी में टैक्स नहीं निकाल पा रहे क्योंकि रिटर्न हम खुद भरते हैं, तो रिटर्न भरते वक्त हमें टैक्स नहीं पता लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर ऑफिसर को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए बोलता हूँ। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब कि एक बार तो आप लमसम बेसिस पे मेरे से टैक्स ले लो। तो मान लो मैंने 15 अप्रैल को उनको बोला प्रोविजनल के लिए और मैंने जमा भी करा दिया 1 लाख रुपए का प्रोविजनल टैक्स। ठीक है, और 15 दिसंबर को हमारा हुआ फाइनल असेसमेंट। ठीक है, फाइनली हमारा असेसमेंट हो गया। इसमें पता लगा कि टैक्स जो है वो केवल और केवल 55,000 का ही पे करना था। मैंने कितना पे कर दिया? 1 लाख का। फाइनल असेसमेंट में क्या पता लगा? टैक्स पे करना था 55,000 का। क्या मुझे यहाँ पे 45,000 का रिफंड मिलना चाहिए? क्या मुझे यहाँ 45,000 का रिफंड मिलना चाहिए? हाँ जी, मिलना तो चाहिए, पर रिफंड क्या अपने आप आएगा क्या? नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? RFD 01 फॉर्म भर के देना पड़ेगा। कितने टाइम में भरना है बस यही बताना है। 2 साल में भरना है। कहाँ से 2 साल? सोचो अब यहाँ पे कब रिफंड ड्यू हो रहा है आपको? क्या 15 अप्रैल को रिफंड ड्यू हो गया था क्या? नहीं, रिफंड ड्यू कब हो रहा है? 15 दिसंबर को। तो यहाँ पे 15 दिसंबर से 2 साल, 2 years फ्रॉम 15 दिसंबर। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? 99% केस में तो लॉजिक से ही डेट याद हो जाएगी आपको। चलो, तो ये तो आ गया समझ में अब कि प्रोविजनल असेसमेंट में रिफंड मिलता है तो 2 साल कहां से लेने हैं हमें? डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर फाइनल असेसमेंट देयर ऑफ। ओके जी। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, तो कई कई बार क्या होता है, रेसिपिएंट को भी रिफंड मिलता है ना? तो सप्लायर नहीं है, रेसिपिएंट है, उसको कहाँ अप्लाई करना है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बाय सच पर्सन। रिसिप्ट से, रिसिप्ट की जो डेट है वहां से 2 साल। क्या ये वो यूनाइटेड नेशन वाले की बात कर रहा है क्या कहीं? यूनाइटेड नेशन और एम्बेसीज की, बोलो क्या ये उनकी बात कर रहा है क्या? लग रहा है आपको उनकी बात कर रहा है ये? हाँ जी, आपको लग रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है उनकी बात नहीं कर रहा है ये, क्योंकि उनकी बात करेगा सेक्शन 54(2). ठीक है, तो किसी के माइंड में आ रहा हो तो यहाँ लिख के काट दिया मैंने। ये यूनाइटेड नेशन एम्बेसीज की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कई बार। अब कई बार रेसिपिएंट को रिफंड कब मिलता है? वो तो सप्लाई करते ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने क्या बोला? रेसिपिएंट को मिल रहा है, ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर।
तो रेसिपिएंट ही हो गया ना, यूनाइटेड नेशन ही तो रेसिपिएंट होते हैं जो वो रिफंड मांगते हैं। तो किसी के माइंड में आएगा कि ये यूनाइटेड नेशंस वाले की बात कर रहा है, नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ये बात कर रहा है रेसिपिएंट की। कई बार क्या होता है, कई बार सप्लायर जो होता है ना वो गलत टैक्स चार्ज कर लेता है। मान लेते हैं सप्लायर है, रेसिपिएंट है, इसने टैक्स चार्ज कर लिया इससे 18%, मतलब 18,000, जबकि टैक्स की रेट चल रही थी 12%। कितना एक्सेस कलेक्शन हो गया? 6,000 का। ये 6,000 का रिफंड किसको मिलना चाहिए? मुझे फटाफट से लॉजिकली बताओगे अगर मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है तो। मैंने आपको बार बार बोला है, रेसिपिएंट रिफंड तभी मिलेगा जब आपने पे किया है। ठीक है, तो यहाँ तो 6,000 किसने पे किया है? रेसिपिएंट ने पे किया ना एक्स्ट्रा। तो रिफंड किसको मिलना चाहिए? सप्लायर को कि रेसिपिएंट को? रेसिपिएंट को। इस केस की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में जब रेसिपिएंट रिफंड मांगने जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो वो कितने टाइम में अप्लाई करे? तो इसको बोला है भैया आपने जब गुड्स लिए होंगे ना, एक्चुअल में रिसिप्ट किए होंगे, वहां से 2 साल में अप्लाई कर देना, तो हम आपको रिफंड दे देंगे। ठीक है, अगेन किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे मांग लेगा तो दे दोगे क्या? मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं अभी कि रिफंड कैसे मिलेगा, मैं केवल और केवल डेट की बात कर रहा हूं कि अगर उसे मिलेगा तो किस डेट में अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इन एनी अदर केस, इनको भी नहीं पता कौन सा केस है, तो उन्होंने क्या बोला, रेजिडुअल एंट्री डाल दी। जब कुछ नहीं पता होता ना तो एक लास्ट में रेजिडुअल एंट्री डाली जाती है, एटसेट्रा लिख के डाल दो, एनी अदर केस लिख के डाल दो। तो बोल रहे हैं उस केस में पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आपने टैक्स का पेमेंट किया है ना, उस दिन से 2 साल में आपको रिफंड क्लेम करना है। तो कुछ एग्जाम्पल बता दूं मैं इसका आपको। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, मैंने गलती से टैक्स जमा करा दिया, ठीक है ना, गलती से टैक्स जमा करा दिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जिस दिन टैक्स जमा कराया है वहां से 2 साल के अंदर अंदर रिफंड मांग लेना। क्या यहां तक लिस्ट आपको कुछ कुछ क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो अभी दिमाग इस चीज पे मत लगाओ कि रिफंड कैसे मिलेगा, केवल हम ये डिस्कस कर रहे थे रिफंड लेने के लिए अप्लाई करना है RFD 01 में, और वो अप्लाई कितने टाइम में कर देना मैंडेटरी है, क्योंकि तब तक अगर अप्लाई नहीं करोगे ना तो आपका जो रिफंड का क्लेम है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना, एक तरीके से जितना इंपॉर्टेंट आईटीसी का चैप्टर होता है ना प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी पर्पज के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट रिफंड होता है, क्योंकि कुल मिला के आपके क्लाइंट को क्या चाहिए होता है? पैसा वापस चाहिए होता है। तो आईटीसी दिलवाना उसको और रिफंड दिलवाना, यही मेन कंसल्टेंसी पार्ट है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलें, एक और सेक्शन आज करवाऊंगा, केवल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए ताकि टाइम लिमिट वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ उन सेक्शन 55 वाली एंटिटीज की, जो सेक्शन 55 में हमने पढ़ा था, मतलब पढ़ने वाले हैं। कौन सी एंटिटी है वो? देखो 4 लिस्ट यहाँ पे देखना। पहला बोल रहा है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ। तो आपको ये लिस्ट याद है वैसे, क्योंकि आपने कहाँ पढ़ी थी ये? यूआईएन वाले टॉपिक में पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, या कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947, इसमें अगर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, या फिर कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, या फिर और कोई नोटिफाइड पर्सन, जिसको गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर सकती है। तो यूआईएन में भी आपने यही पढ़ा था एज इट इज, ये 3 नाम थे प्लस नोटिफाइड पर्सन था। तो आप वहां से कनेक्ट करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। इन लोगों को रिफंड मिलता है अपनी इनवर्ट सप्लाई पे। अब जब रिफंड मिलता है तो अगेन इनको भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। कब अप्लाई करना है इनको? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड। तो अगर मान लो किसी ने 15 अप्रैल 2019, अब मुझे बता देना, अगर 15 अप्रैल 2019 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लाई रिसीव की है, सप्लाई रिसीव्ड, और इस पे जीएसटी पे किया है इन्होंने 1 लाख का, मुझे बताओ पहले कौन से फॉर्म में तो अप्लाई करना है, और लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की? चलो 2 आंसर दे दो। कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है? RFD 10, परफेक्ट। अब होशियार हो गए आप। RFD 10 में तो अप्लाई करेंगे,
और लास्ट डेट क्या होगी? 6 महीने लिखा हुआ है, एंड ऑफ द क्वार्टर, तो 15 अप्रैल मतलब अप्रैल मई जून, 22 जून कौन लिख रहा है? कहाँ से लिख रहे हो आप ये आंसर? 22 जून कैसे आया, मेरे को एक बार समझाना। अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है वहां से 6 महीने तो बोला है, सिंपल सिंपल। तो जून से 6 महीने क्या होते हैं? 31 दिसंबर होगा ना, क्या कर रहे हो? ये लॉजिक दो आपके जवाब का। जून, अच्छा जून 2022 लिखा है आपने, ठीक है। तो कुल मिला के जून आंसर आ रहा है। 2 ईयर काउंट कर लिए, 2 ईयर नहीं करने, यही तो समझा रहा हूँ। देखो वो 2 ईयर वाली लिमिट तो सेक्शन 54(1) में थी, 54(2) में तो स्पेशल आंसर है इसका, ठीक है। तो 2 साल वाली लिमिट इस केस में अप्लाई मत कर देना। इस केस में आंसर है आपका क्वार्टर खत्म होने से 6 महीने। और क्वार्टर भी कौन सा? जिस टाइम आपको सप्लाई रिसीव हुई है, रिसीव होने से 6 महीने के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, 30 जून के बाद 31 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है RFD 10 में। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर भूल जाना, हमें याद ना करना, रिफंड को भूल जाना। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? करें इस क्लास को एंड? ओके जी, तो ये क्लास करते हैं हम यहाँ पे एंड। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।